मांग आज फिर होगा कांग्रेस का बद्रीनाथ कूच, पुलिस बल तैनात, प्रदर्शन में करीब 100 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। देवस्थानम बोर्ड मामले में केदारनाथ धाम में अब भी अनशन जारी, आज कोठियाल ने कहा पुरोहितों संग खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत बोले मेरी किस्मत में नहीं मुख्यमंत्री बनना, कहा वर्ष 2012 में मैं मुख्यमंत्री बनते बनते रह गया। एक सप्ताह और बढ़ सकता है कोविड कर्फ्यू, आज उच्च स्तरीय बैठक में लिया जाएगा फैसला। उत्तराखंड में पर्यटक ले सकेंगे रोपवे का आनंद, 7 रोपवे बनाने के लिए केंद्र सरकार से किया एमओयू। उत्तराखंड में बारिश से दुश्वारियां बरकरार, अगले 3 दिन 5 जिलों में तेज बौछार के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। शांभवी धाम, जीडी पुरम, भूत पाताल हरिद्वार के पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने उत्तराखंड सरकार से संपूर्ण हिमालय क्षेत्र को हिंदू तीर्थ क्षेत्र घोषित कर क्षेत्र में गैर हिंदुओं को प्रवेश को वर्जित करने की मांग की है। वहीं पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने उत्तराखंड सरकार से तत्काल चारधाम यात्रा पर लगाई गई रोक को हटाने की मांग की है। यही नहीं, मांगे ना माने जाने पर पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप महाराज ने उत्तराखंड सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने और आगामी विधानसभा चुनाव में साधु संतों द्वारा भाजपा पार्टी को वोट न करने की चेतावनी भी दी। देखिए, कोई कैमरे तो हमारे सारे बिल्कुल चालू हालत में हैं और कैमरे हमने उस समय भी अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगाए थे नगर पालिका ने। उसमें समस्या ये आ रही है कि ना जाने कौन ऐसा असामाजिक आदमी है जो उन कैमरों की लाइनें काटता है। हमारे शहर के चारों तरफ जहाँ जहाँ कैमरे लगाए गए थे वहाँ 3 बार वो वायर काट चुके हैं। इस बार उन्होंने बड़ी संख्या में डैमेज किया है। और विकास खरे हमारे संवाददाता इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। विकास खरे, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, अब जिस तरह से अब जो चारों धार्मिक समाज है उनके द्वारा साफ तौर पर आगाज किया गया कि अब अगर राज्य सरकार के द्वारा ये एक्ट वापस नहीं लिया जाता है तो उनके द्वारा लगातार आंदोलन किया जाएगा। युवा भारत साधु समाज के 4 धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत की एक संयुक्त बैठक हरिद्वार स्थित चेतन ज्योति आश्रम में की गई है और युवा साधु समाज के राष्ट्र अध्यक्ष महेंद्र स्वामी सोनंद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि राज्य सरकार 30 अक्टूबर तक उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधक विधेयक वापस भी नहीं देती है तो चारों धामों के पुरोहित वे संत समाज 1 नवंबर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेगा। और इसके अलावा बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दीपावली के मौके पर सिख पुरोहित वे साधु समाज देवस्थान बोर्ड के विरोध में घरों एवं मंदिरों में अंधेरा रखकर अपना विरोध भी जताएंगे। जी विकास, तमाम जो तीर्थ पुरोहित समाज है और उनकी जो मांगे हैं, क्या कहना है उनका? अगर वो मांगे सरकार नहीं मानती है तो अब अगला कदम क्या होने वाला है? बिल्कुल, देखिए इनका साफ तौर पे ये कहना है जो चारों धाम के जो तीर्थ पुरोहित है कि जिस तरह से जो एक्ट प्रबंधन विधेयक जो सरकार ने लागू किया, अगर ये वापस 30 अक्टूबर तक नहीं लिया है तो 1 नवंबर से जो हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित है वो भी इसमें जो है आंदोलन में भागी बनेंगे। यानी पंजाब जैसे कई अन्य राज्यों में तीर्थ पुरोहित वापस धरना दी देंगे और इस तरह से आंदोलन भी करेंगे। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि राज्य सरकार इस जो एक्ट है इसको वापस ले। अगर वापस राज्य सरकार नहीं लेती तो उनके साफ तौर पर चेतावनी दी गई कि सनातनी परंपरा के साथ खिलवाड़ ना करे। यदि सरकार देवस्थान बोर्ड को वापस नहीं लेती है तो युवा साधु समाज और 4 धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत देश में आंदोलन करेगी। सरकार 30 अक्टूबर तक देवस्थानम एक्ट वापस नहीं लेते तो तीर्थ पुरोहित एवं साधु समाज मिलकर दीपावली के दिन अपने घरों में मठ मंदिरों में अंधेरा रखकर अपना विरोध भी पेश करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास खरे तमाम जानकारी के लिए। तो सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
और युवा भारत साधु समाज और चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत की एक संयुक्त बैठक हरिद्वार स्थित चेतन ज्योति आश्रम में सोमवार को युवा साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत स्वामी शिवानंद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि राज्य सरकार 30 अक्टूबर तक उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक पास भी लेती है तो चारों धामों के तीर्थ पुरोहित और संत समाज 1 नवंबर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक तीर्थ पुरोहित महापंचायत की एक संयुक्त बैठक हरिद्वार से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। खबर इस वक्त आपको बता रही हैं युवा साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक की है। तीर्थ पुरोहित महापंचायत की एक संयुक्त बैठक हुई। भारत साधु समाज और तीर्थ पुरोहितों के साथ हमारी जो आज बैठक हुई उसमें यह निर्णय लिया गया है कि अगर सरकार हमारी मांगों को लेकर देवस्थानम बोर्ड को रद्द नहीं करती है तो आगे हम आंदोलन करने के लिए हम विवश होंगे और हम आंदोलन का प्रारंभ हरिद्वार से करेंगे। पूरे देश से, पंजाब से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से जो युवा साधु संत के अखिल भारतीय साधु संत के जो अध्यक्ष थे उनके साथ आज ये हरिद्वार में एक बहुत बड़ी बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि 30 अक्टूबर तक सरकार इस काले कानून को, देवस्थान नामक कानून को वापस नहीं लेती है। उत्तराखंड प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए उठापटक शुरू हो चुकी है। कई दिग्गज नेता दल बदलने में लगे हैं। ऐसे में सभी दल की पार्टियां अपने रूठे को मनाने में लगी हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि इस बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ उतरेगी। हरीश रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और ऐसे में कांग्रेस के कई रूठे हुए दिग्गज नेता भी जल्द पार्टी में वापसी की तैयारी में हैं और जल्द ही भाजपा में शामिल कई कांग्रेसी नेता वापस कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन भी करेंगे। ये ही विधायक भाजपा से कांग्रेस में आए थे, इनका भी तो जिक्र करिए। जब आप पिछली बार का जिक्र कर रहे हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाजपा से हमारे में आए थे और अब भी हमारी बहुत सारे लोगों से बात चल रही है और जल्दी ही हम आपको एक कांग्रेस में शामिल होते हुए ऐसे लोग दिखाएंगे जिनको आप लोग भी देखकर खुश होंगे। और रहा सवाल, कांग्रेस अपने आप में सक्षम भी है, मजबूत भी है और तैयार भी है। हम लोग जो ये चुनाव से पहले उथल पुथल का एक फेज़ चलता ही है वो चल रहा है, जिसको जाना है जाए, लेकिन हम कुछ अच्छे लोग हैं जो आना चाहेंगे, हम उनका जो पार्टी लाइंस पर हैं उनका हम स्वागत भी। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की संस्था वी द लॉयर द्वारा आज एक ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन कर अधिवक्ताओं की समस्या पर चर्चा की, जिसमें सरकार से अधिवक्ताओं के हित में तत्काल एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की मांग की गई। वेबिनार में वक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता का पेशा काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। उससे कई बार न्यायालयों में उससे बड़े अपराधियों और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ मुकदमों की पैरवी करनी होती है, जिस कारण उन्हें धमकियाँ मिलती हैं। इसके अलावा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा कोई भी आर्थिक योजना लागू नहीं है, इसलिए सरकार शीघ्र एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पारित करे। इस संबंध में बार एसोसिएशन मुख्यमंत्री, बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और मुख्यमंत्री को प्रतिवेदन देगी।
वी द लॉयर्स नैनीताल ग्रुप की तरफ से एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया, जिस वेबिनार का शीर्षक था एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता अगर है तो क्यों है, जिसमें काफ़ी मुद्दों पे आज डिस्कशन हुआ कि एडवोकेट्स के पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो है नहीं और एडवोकेट्स बड़ा ही चैलेंजिंग काम करते हैं। कभी वो किसी रसूखदार आदमी के खिलाफ खड़े हैं, कभी कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर है उसके खिलाफ खड़े हैं, तो इस तरीके से उनको थ्रेट्स दिए जाते हैं और इस सिलसिले में किसी भी तरीके की कोई लॉ अभी तक ड्राफ्ट नहीं हुई है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन लिया गया कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बड़ा नेसेसरी है ताकि वकीलों की सुरक्षा किसी तरीके से एक्ट के माध्यम से हो। इसमें काफ़ी चर्चाएं हुई, बार काउंसिल के रूल्स भी हैं जिसमें ये गुंजाइश दे रखी है कि एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए स्कीम्स बन सकती हैं। तो इन सब चीज़ों पर डिस्कशन हुआ और ये तय हुआ कि एक रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दिया जाएगा, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल की जाएगी। तो इसमें काफ़ी अधिवक्ता थे जो उत्तराखंड हाईकोर्ट के थे और नैनीताल जिले के थे और देहरादून के थे, जिन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आगामी 2022 के चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से लग गई है। भगवानपुर विधानसभा में पार्टी ने कार्यालय भी खोल दिए हैं। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दिल्ली विधायक प्रवीण कुमार ने फीता और केक काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता दोनों पार्टियों का पाखंड पूरी तरह से समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता इस बार मूड बना चुकी है कि इन दोनों पार्टियों को प्रदेश से बाहर करेगी और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। तो आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। भगवानपुर से खबर 2022 की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी। की 70 सीटों पे पूरे उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का काफ़ी समय पहले माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा आगाज़ कर दिया गया था और आज यहाँ पे भगवानपुर में जो सीट है, बहुत जो प्राइम सीट है, जहाँ पे आज यहाँ पे कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जिसमें जो है यहाँ पे प्रेम सिंह जी जो हमारे प्रदेश की कार्यकारिणी के सदस्य हैं, प्रेम सिंह जी द्वारा ये ऑफिस का यहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया और सैकड़ों में यहाँ पे लोगों ने जो है भगवानपुर के लोगों ने यहाँ पे सदस्यता भी ग्रहण करी। और मंगलौर कस्बे में सुरक्षा के लिए लगाई गई तीसरी आंख अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। लाखों रुपए कीमत से लगाए गए सीसीटीवी कैमरे महीनों से खराब पड़े हैं। बता दें कि कस्बे में निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की वायर चोरों की भेंट चढ़ गई है। सीसीटीवी कैमरे बंद होने से आए दिन कस्बे में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे पुलिस प्रशासन के लिए भी मुसीबत है। क्राइम में होने वाली घटनाओं से अहम रोल सीसीटीवी कैमरों का होता है, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं। सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे बंद हैं। मंगलौर से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कोई कैमरे तो हमारे सारे बिल्कुल चालू हालत में हैं और कैमरे हमने उस समय भी अच्छी क्वालिटी के कैमरे लगाए थे नगर पालिका ने। उसमें समस्या ये आ रही है कि ना जाने कौन ऐसा असामाजिक आदमी है जो उन कैमरों की लाइनें काटता है। हमारे शहर के चारों तरफ जहाँ जहाँ कैमरे लगाए गए थे वहाँ 3 बार वो वायर काट चुके हैं। इस बार उन्होंने बड़ी संख्या में डैमेज किया है। राकेश टिकैत की रैली आगामी 22 सितंबर को लक्सर क्षेत्र में होने जा रही है, जिसकी तैयारियों के लिए स्थानीय संगठन ने पूरी जान झोंक दी है और गांव दर गांव पहुंचकर संगठन विस्तार कर रहे हैं और साथ ही किसानों को लक्सर में आने के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भगवानपुर क्षेत्र के गांव गेटी शिकोहपुर में आज भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश और जिला संगठन के लोग एक किसान पंचायत में पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसान पंचायत को संबोधित किया और संगठन विस्तार पर चर्चा की। तो राकेश टिकैत की आगामी रैली को लेकर मंथन और चिंतन किया गया। 22 सितंबर को लक्सर में रैली होनी है राकेश टिकैत। खेड़ी शिकोहपुर में यहाँ जो हमने ये मीटिंग करी, इसमें कुछ जिम्मेदारियां भी दी। यहाँ एक जिला उपाध्यक्ष बनाए अलीम साहब, एक जिला महासचिव बनाए और एक प्रधान जी और एक तहसील अध्यक्ष बनाए। तो ये जो 22 तारीख में एक हमारी बड़ी महापंचायत लक्सर में होने जा रही, जिसे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी व संयुक्त किसान मोर्चा के नेता संबोधित करेंगे। और जो 5 तारीख की पंचायत में ऐलान हुआ कि जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहीं वहीं बड़ी पंचायतें होंगी, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता भाग लेंगे। और जी
अजी सुनो तो यो नारा तो सन 36 में लग गया था जब अंग्रेज भगाए थे हिंदू और मुसलमानों। वे बेईमान आज किस तरह कह रहे, वे सन 36 का इतिहास ठाओ, इतिहास तो उन्हें वाकिफ नहीं है। और नारा कह रहे हम अल्लाह अकबर का नारा हम तो लगावेंगे, हम तो हर गांव में अपनी इकाई खड़ी करके अपना बूथ मजबूत कर रहे। और पौड़ी एक समाचार पत्र पर छपी कांग्रेस के संभावित फाइनल दावेदारों की सूची ने हलचल मचा दी है। पौड़ी से नवल किशोर सहित अन्य दावेदारों का नाम प्रकाशित होने पर पौड़ी विधानसभा के सभी दावेदारों द्वारा कार्यालय में मीटिंग की गई और आश्चर्य व्यक्त किया गया। बैठक के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस प्रकार की नकली खबरों से पार्टी को नुकसान पहुंचाने का जो लोग काम कर रहे हैं उनके प्रति कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी निर्णय लिया गया कि इस विवादित घटनाक्रम से जिलाध्यक्ष को अवगत कर पार्टी को कमजोर करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो राजनीतिक सरगर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बयान दे दिया है, नेता प्रतिपक्ष जी ने बयान दे दिया है कि ये लिस्ट कोई मान्य नहीं है, तो इसमें मैंने इससे ज्यादा क्या कहना। उन्होंने अपना बयान दे चुके हैं, वो खंडन कर चुके हैं इसका कि ये लिस्ट कोई वो नहीं है। अब जिस प्रक्रिया के तहत कैंडिडेटों का चयन होता है, सूची जारी हुई है, यह पूर्ण रूप से फर्जी सूची है और इसमें किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि ये टिकट फाइनल हो गए, क्योंकि टिकटों पे अभी मंथन होना है। इतना जरूर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि जो लोग पार्टी के साथ खड़े थे उन पे विचार किया जाएगा, जो वर्तमान में है विधायक उन पे भी विचार किया जाएगा और इसके सिवाय बाकी और किसी पे अभी कोई फाइनल नहीं है। और पार्टी हाईकमान जिसे भी टिकट देगी हम लोग उसके साथ काम करेंगे, लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो होती है, जो विधिवत व्यवस्था होती है उसके तहत जिसको भी पार्टी टिकट देगी। और गन्ने का समर्थन मूल्य 450 प्रति कुंतल करने, 15 नवंबर से पेराई सत्र शुरू करने और शुगर मिल में किसानों के लिए प्रतिष्ठालय बनाने को लेकर आज स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुगर मिल डोईवाला पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस नगर अध्यक्ष राजीव खत्री ने कहा कि सरकार लगातार किसानों की उपेक्षा कर रही है। बेतहाशा बढ़ती महंगाई के बीच भी किसानों के गन्ने के दाम 4 साल से नहीं बढ़ाए गए। गन्ना समिति के अध्यक्ष मनोज नौटियाल ने कहा कि गन्ने के रेट में मूल्य वृद्धि और शुगर मिल के सही समय पर चलाया जाए, जिससे कि किसान अपनी अगली फसल समय पर बुआई कर सकें। सारे राज्यों में गन्ने का रेट निश्चित हो गया है। सरकार है वो यूपी के बहुत ही जल्दी पेराई सत्र शुरू होने वाला है। कांग्रेस किसान की 2-3 प्रमुख मांगे हैं, जैसे गन्ने का रेट 450 रुपये प्रति क्विंटल और पेराई सत्र जो है कम से कम 15 नवंबर तक स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि किसानों को गेहूं बोनी होती है। जब वो थोड़ा सा लेट हो जाता है पेराई सत्र, तो गेहूं को काश्तकारों को गन्ना फेंकने पर उसके बाद गेहूं बोने में बड़ी दिक्कत आती है। और साथ ही साथ एक समस्या बहुत गहरी समस्या है हमारी मिल में। जब काश्तकार किसान अपना गन्ना लेकर फैक्ट्री में आता है, उसको रात हो जाती है, सर्दियों का टाइम होता है, उसको बैठने के लिए ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एक वेटिंग रूम की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि जो किसान रात को यहाँ पर रहना चाहता है, अपने किसान गन्ने के साथ गन्ना लेकर आता है, वो यहाँ पर रुक सके। और आज सांकेतिक गन्ना रखा गया है और पंजाब सरकार ने 50 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाया है और हम आशा करते हैं कि हमारी सरकार, उत्तराखंड सरकार को सद्बुद्धि आए, कम से कम 60 से 70 रुपये ये भी बढ़ाए। और लालकुआं बिंदुखता राजीव नगर प्रथम दुग्ध प्रबंध समिति बोरिंग पट्टा में चुनाव आज चल रहा है और सभी वोटर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग करते नजर आए। आपको बता दें कि सदस्य पद हेतु 16 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। दुग्ध प्रबंधन समिति के 98 वोटर 15 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगी। विशेषता है कि प्रत्येक क्षेत्र में जनता को अपना नेतृत्व चुनने की पूरा अधिकार है। उसी के तहत दुग्ध संघ बोरिंग पट्टा में आज शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है। यहाँ उत्पादक तो करीब 200, करीब लगभग 150-200 हैं। हमें दूध डेयरी में ऐसा सदस्य चाहिए जो उत्पादक है उनका पूरा भविष्य वो कर सके और जो उनका दूध की कीमत है वो अच्छी कीमत पे दूध जाए और उनके साथ जो उनकी ऋण आदि सुविधाएं होती है उन तक पहुंचाए। ऐसे सदस्य की हमें वहाँ आवश्यकता है। क्या अभी तक ऐसे सदस्य बहुत बने होंगे, कोई ऐसा देखा? सर ऐसे सदस्य अभी तक हमने तो कोई नहीं मिला, हमें चुने तो बहुत गए लेकिन हमारे उस पर कोई खरा नहीं उतरा हमारे।
और मुख्यमंत्री की विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टीकाकरण को लेकर मोबाइल वाहन सेवा शुरू की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी वीपी सिंह ने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर सरकार द्वारा पूर्ण तरीके से टीकाकरण को लेकर मोबाइल सेवा की शुरुआत की गई, जिससे जो व्यक्ति बूथ पर जाने में असमर्थ है उसको टीका लगाया जाए। टीकाकरण के लक्ष्य को 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसमें हम लोगों ने एक पहल की है कि जो लोग टीकाकरण सेंटर तक नहीं आ पा रहे हैं या ऐसे जगह पे जहाँ पे बाजार स्थित हैं, जहाँ पे लोग मोबिलाइज ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे हम टीकाकरण वाहन का इस्तेमाल करेंगे। हमारी मोबाइल टीम टीकाकरण वाहन से जाएगी और वहाँ पे लोगों को वैक्सीनेट करेगी। जो घरों में हैं, जो नहीं आ सकते हैं बूथों तक, वहाँ तक जाएगी हमारी गाड़ी और घर पे जाके ये भी वैक्सीनेट करेगी। और जनपद पौड़ी में उत्तराखंड राज्य निर्माण चिन्हित आंदोलनकारी मंच ने पौड़ी कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर हेमवती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल पर बैठक रखी। बैठक के दौरान राज्य आंदोलनकारियों द्वारा एक सम्मान पेंशन पूर्व की भांति अखबार और राजस्व पटवारी क्षेत्रों के माध्यम और जिलाधिकारी विवेक के आधार पर राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण करने चिन्हित कार्ड धारक आंदोलनकारियों को पेंशन के दायरे में लाने के 10% क्षैतिज आरक्षण शीघ्र लागू करने के साथ आंदोलनकारियों को आश्रितों को भी पेंशन के दायरे में लाने सहित मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाने के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई। तो 6 सूत्री मांगों पर चर्चा हुई है। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी मंच की अहम बैठक हुई। और आज जो हमारा ये धरना प्रदर्शन था कि मैं धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने सबसे पहले जो है ये तो आश्रित पेंशन के लिए जो आंदोलनकारियों के लिए जो घोषणा की और दूसरी जो चिन्हित करण की डेट बढ़ाई, इसमें हमारा तमाम आंदोलनकारी छूटे हुए थे। और आज हमेशा प्रत्येक नेता लोग जब भी यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आते हैं तो कहते हैं कि साहब हमारी आंदोलनकारी नगरी धरती है ये पौड़ी, लेकिन आज दुर्भाग्यवश हमारे पौड़ी नगर से 1994 में 27% आरक्षण से यह आंदोलन शुरू हुआ था और 27 अगस्त को हमारी माँ बहनों पे यहाँ पे पूरी तरह से लाठीचार्ज से घायल हुए थे। यहाँ पे तक कि हमारी यहाँ पे बड़ी दीदी यशोदा रावत जी भी हैं, 6 दिन तक ये भी हॉस्पिटल में रही। और आज जहाँ तक चिन्हीकरण की बात आती है तो चिन्हीकरण हमारे पौड़ी गांव, कांडे गांव, चीचक गांव के लोग नाम मात्र के हो रखे हो ही नहीं। हमारे पौड़ी गांव की जहाँ तक रही है बात, तो एक भी महिलाएं वहाँ से चिन्हित नहीं हो रखी है। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में बीते 2 सालों से 4 धामों में चल रहा तीर्थ पुरोहितों का धरना मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी केदारनाथ में जारी। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से 3 अक्टूबर तक मामले को सुलझाने के आश्वासन के बाद तीर्थ पुरोहितों ने सोमवार को होने वाली महारैली को स्थगित कर दिया है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि सीएम के आश्वासन के बावजूद तय समय तक मांग पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। कल हमारे चारों धामों की महापंचायत की माननीय मुख्यमंत्री जी से एक वार्ता हुई है और वार्ता में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 30 अक्टूबर तक का उन्होंने हम चारों धामों से समय मांगा है और 13 तारीख को हमारी एक महारैली होने वाली थी, तो उनके कहना अनुसार हमने जो है इस रैली को स्थगित कर दिया है फिलहाल। और हमारा केदारनाथ में जो कार्मिक अनशन है वो हमारा चालू रहेगा। हमारी एक ही मांग है, देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। जब तक देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होगा तब तक हमारा कार्मिक अनशन जारी रहेगा। और 30 तारीख के बाद भी यदि सरकार ने देवस्थानम बोर्ड खत्म नहीं किया तो 30 तारीख के बाद हमारा जो है उग्र आंदोलन की चारों धामों में तैयारी है। जय श्री केदार। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण निदेशालय में सैनिक कल्याण अधिकारियों की वर्चुअल समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मंत्री ने सैन्य धाम से जुड़ी तैयारियों के विषय पर हर जिले के सैनिक कल्याण अधिकारियों से जानकारी ली और इस यात्रा से जुड़ी उनकी आवश्यकताओं के विषय में भी पूछा। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को लंबित कार्यों को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने और शहीद सम्मान यात्रा से जुड़े कार्यों को जल्द पूरा करने के सख्त निर्देश भी दिए। तो सैनिक कल्याण मंत्री ने दिए निर्देश। देहरादून से खबर है। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो सैनिक धाम का निर्माण है
जिसमें हमने संकल्प लिया है कि जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उत्तराखंड में, उनके घरों से हम पवित्र मिट्टी उस घर से लेकर आएंगे एक कलश में, और उससे इसका भूमि पूजन हम करेंगे। उसकी तैयारी को लेकर अपने सभी सैनिक अधिकारियों से मैंने आज वर्चुअल मीटिंग की, बातचीत की। अभी तक 1734 लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं, उन्होंने अपनी सहमति दी है। और खबर उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।